नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी मतलब कि पायलट और सेवक और लक्ष्य बैच में हिस्ट्री की क्लास चलती है, जैसे कि आप वाकई डेज से करते भी आ रहे हैं। तो अवनीश कुमार जी हमारे साथ हैं, अभिषेक कुमार जी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। गोपी कुमार भी हैं, प्रणाम गुरु जी, सहारनपुर की धरती से। सैविंदर जी हमारे साथ हैं, केसपाल सर को औरैया की धरती से प्रणाम। रितेश कुमार जय भीम सर जी, जय भीम। अमर सिंह 19 गुरु जी, इतने गवर्नर मत लिखियो, अब तक गवर्नर का नाम याद नहीं हो रहा है, सबका नाम भूला। अब मतलब तुम भूल रहे हो तो ये सारे भूल रहे हैं, तुम्हारी वजह से ना लिखूं? जय भैया। हरिश्चंद्र आर्य केसपाल सर को हरदोई की धरती से प्रणाम। तो आप सभी की प्रणाम होगी स्वीकार। और इसी के साथ मेरे प्यारों, मैं भी अपने इस सेशन को, ठीक है ना, प्रवेश जी कह रहे हैं आज तो मेरा नाम लेना पड़ेगा। अमन, ठीक है, अमन पाल भी हमारे साथ हैं, साक्षी आर्या हैं, ठीक है। चलो अब मैं बात कर रहा हूंगा भाई, देखो गवर्नर जनरल अपने में पार्टी थोड़ा सा बड़ा है। अब मैं जो है इसमें ना कह सकता, लेकिन एक और वीडियो होगी, 7 क्लास में गवर्नर जनरल होंगे भी। और फिर परसों से आपकी 1857 की क्रांति, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पढ़ लेंगे हम, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, माफी चाहूंगा आपका जो है, फिर तो एक दिन में 2-2 टॉपिक हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत ना है। तो ज्यादा दिन के अब सिलेबस, क्योंकि गवर्नर जनरल में मैंने बहुत ही चीजें आपको कवर करा दी हैं। डब्बू गुज्जर जी हमारे साथ हैं, केसपाल सर को भरतपुर की धरती से सादर प्रणाम। तो सादर प्रणाम आपकी स्वीकार होगी। चलो अब मैं बात करूं तो गवर्नर जनरल, ठीक है, देखो थोड़ा सा तो समय हमें लगा है। यदि मैं कहूं कि आप कहो कि जी सर जी इतने, तो थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन चीजें उस तरीके से करवाई हैं कि आप आने वाली किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो हिस्ट्री में तो कोई दिक्कत आपको ना होगी। मैंने उस लेवल से आपको ये सारी चीजें कराई हैं, ठीक है। चलो पिंटू कुमार हरदोई की धरती से कोटि कोटि प्रणाम केसपाल सर को। चलो मित्रों, एक गवर्नर जनरल का नाम था डफरिन। शायद एक आध पॉइंट उसमें से हो गया भी होगा। अब मैं हेडिंग डाल दूंगा तो आप हेडिंग डालेंगे लॉर्ड डफरिन, इस तरीके से कर देना है। कौन सी डफरिन की बात होगी तो हम बता रहे होंगे सर जी लॉर्ड डफरिन, ये आपको कर देना है। मैं बात करूं तो डफरिन की 1884 से 1888 ईस्वी तक लॉर्ड डफरिन गद्दी पर बैठेगा। कब से कब तक सर जी? 1884 से, ये आपको बताना है, 1884 से 1888 तक। 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक डफरिन का कार्यकाल रहा और गद्दी पर बैठ जाते हैं। मित्रों, तृतीय आंग्ल एक बर्मा युद्ध होता है 1885-86 में। हुआ था सर जी? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ ना हुआ तो इसे कर देंगे। यदि मैं बात करूं इसके समय में एक तृतीय आंगल, यदि बात की जाएगी कौन से आंगल की बात होगी तो आप लिख क्यों ना देते सर जी तृतीय आंगल बर्मा युद्ध। मैं कौन से युद्ध की बात कर रहा हूंगा तो तृतीय आंगल, जी सर, एक लिख देना है बर्मा युद्ध, तृतीय आंगल बर्मा युद्ध। और ये युद्ध कब होता है तो आप बता रहे होंगे सर 1885 और 1886 में। 1885-86 में तृतीय आंगल बर्मा युद्ध हुआ, ठीक है। और मैं बर्मा का अंतिम रूप से अधिग्रहण कर लिया गया इस युद्ध में। तो आप अब बात करेंगे बर्मा सर जी, म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी बर्मा। तो आप सुन लो प्लीज, ग्रुप में ऐड करके रिमूव क्यों कर दिया जा रहा है? किसे कर दिया रिमूव? मतलब बस यही काम है हम पे, और कुछ तो होगा ना कि ग्रुप में ऐड करो और रिमूव कर दो, बस यही काम बचा है। अब मुझे तो पता भी ना है भैया किसे क्या कह रहे हो तुम। चलो यदि मैं बात करूं इस तृतीय, तो बर्मा का अंतिम रूप से किसकी बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर बर्मा का अंतिम रूप से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, रूप की बात होगी तो बर्मा का अंतिम रूप से
अंतिम रूप से अधिग्रहण कर लिया गया। तो किसकी बात है सर जी? बर्मा का अंतिम रूप से अधिग्रहण कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया। इस तरीके से आपको बता देना है, कर लिया गया। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध इस तरीके से आपको करना है। इसमें बर्मा का अंतिम रूप से अधिग्रहण कर लिया गया। चलो, इन्हीं के समय मित्रों, डफरिन के समय एक और बात होगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। हम बात कर रहे होंगे कौन सी कांग्रेस की होगी, तो आप बताएंगे सर जी भारतीय राष्ट्रीय, इस तरीके से लिख देना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस तरीके से बता देना सर जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। ये पॉइंट भी आपको नोट कर देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना अब कब हो जाती है, तो आप बताएंगे सर 28 दिसंबर की बात थी और वर्ष था 1885। तो किसके समय? अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो डफरिन आप बता रहे होंगे, क्योंकि डफरिन ही मेरे प्यारों डफरिन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी किसके दिमाग की उपज थी, तो डफरिन की। चलो जी, ये भी पॉइंट आपको ऐड कर देना है, यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हम बता रहे होंगे। मित्रों, लॉर्ड डफरिन के समय 23 सितंबर 1887 ईस्वी में एक प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। तो आप बताएंगे सर जी डफरिन के समय, किसके समय की बात होगी, तो डफरिन के समय, ये आप बता देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। डफरिन के समय 23 सितंबर 1887 ईस्वी को मैं बात करूं सर जी, डफरिन के कार्यकाल में, डफरिन के समय 23 सितंबर 1887 ईस्वी को प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कौन से, तो सर आप बता देना, प्रयागराज विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप बता रहे होंगे सर जी प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इस तरीके से आपको छाप देना है, प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, किसके समय की बात होगी, तो आप बताएंगे डफरिन के समय 23 सितंबर 1887 ईस्वी को, ठीक है ना, प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी आप बता देना। और 1885 में भारतीय स्त्रियों की दशा में सुधार हेतु एक लेडी डफरिन, इस्लाम ने करवाओगे, हाँ भाई सिख ने भी करवाऊंगा, सिख वाला टॉपिक रह गया, ठीक है ना, सिख करवाऊंगा, ठीक है। चलो, से 1888 86 होना चाहिए, 86 होगा। चलो, अब दूसरी बात तो होगी 1885 में, मैं बात करूं कौन से वर्ष की बात होगी, 1885 ईस्वी में भारतीय स्त्रियों की दशा में सुधार, या भारतीय स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु 1885 ईस्वी में, ये आपको बताना होगा मेरे प्यारों, जो भारतीय स्त्रियां हैं, कौन सी स्त्री की बात है, भारतीय स्त्रियों की, इस तरीके से लिख देना है, भारतीय स्त्री, स्त्री करना है पहले, तो भारतीय स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु, दशा की बात होगी सर जी, भारतीय स्त्रियों की यदि मैं बात करूं दशा सुधारने हेतु, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा 1885 में भारतीय स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु लेडी डफरिन, कौन सा डफरिन होगा, तो आप बता देंगे सर जी लेडी डफरिन फंड की स्थापना की गई। लेडी डफरिन फंड, ये आपको बता देना है, लेडी डफरी फंड की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बताना होगा की गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन का जवाब भी आप हमें दे पाएंगे। वैसे हम आपकी क्लास बाद में देखते हैं, लेकिन आज आपको लाइव देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा, चलो ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, आज पता चलिए, ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया। तो ये भी आप बता देना, ये पॉइंट आपकी समझ में आएगा। इसी के साथ मेरे प्यारों, लॉर्ड लैंसडाउन गद्दी पर आता है, कौन सा, तो आप बता रहे होंगे सर जी लॉर्ड लैंसडाउन, कौन सी डाउन की बात होगी, तो मैं आपको बता दूंगा लॉर्ड लैंसडाउन, इस तरीके से आपको बता देना है।
लैंसडाउन। अब लैंसडाउन की बात करूं तो ये 1888 से लेकर, माफी चाहूंगा, और 1894 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। लैंसडाउन मित्रों, लैंसडाउन 1888 से लेकर 1894 तक। इसके समय 1891 ईस्वी में एक दूसरा कारखाना अधिनियम पारित होता है। किसके समय की बात होगी? देखो, प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के समय और दूसरा कारखाना अधिनियम किसके? लैंसडाउन के समय, जिसमें स्त्रियों को प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो आप बात कर रहे होंगे सर जी द्वितीय कारखाना अधिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कौन से कारखाने की बात है? तो आप बता रहे होंगे सेकंड, द्वितीय कारखाना, ये आपको बताना है सर जी द्वितीय कारखाना अधिनियम। और अधिनियम की यदि मैं बात करूं, द्वितीय कारखाना अधिनियम तो 1891 में पारित किया गया। ठीक है, द्वितीय कारखाना अधिनियम की यदि मैं बात करूं सर जी, द्वितीय कारखाना अधिनियम कब आता है? 1890, जिसमें स्त्रियों को प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक अवधि पर, ठीक है, जिसमें मैं बात करूं तो आप लिख भी देंगे, जब द्वितीय कारखाना अधिनियम आया तो जिसमें स्त्रियों को, ठीक है ना, स्त्रियों को इस तरीके से लिख देना है, मतलब जो स्त्रियां हैं, इस अधिनियम के तहत स्त्रियों को प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया। स्त्रियों को, ठीक है ना, प्रतिदिन यदि मैं बात करूं कौन से दिन की बात होगी जिसमें स्त्रियों को प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक, कितने घंटे की बात होगी? 11 घंटे से अधिक, ठीक है ना, ये आप बता देना सर जी, 11 घंटे से अधिक कार्य करने पर, क्या करने की बात होगी मेरे प्यारों? आप बता रहे होंगे कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कार्य करने पर तो आप बता देना सर जी प्रतिबंध लगा दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा लगा दिया गया तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा। इसमें स्त्रियों को प्रतिदिन 11 घंटा की बात होगी। और मैं बात करूं, सप्ताह में एक दिन अवकाश अनिवार्य भी कर दिया गया। ठीक है, यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप बता देंगे कि सप्ताह में एक दिन, अब देखेंगे संडे की छुट्टी ना मिलती, ठीक है जी, सप्ताह में एक दिन, यदि मैं बात करूं किसमें, सप्ताह में एक दिन, ठीक है ना, अवकाश अनिवार्य, एक दिन का अवकाश, अवकाश माने होता है छुट्टी, एक दिन का अवकाश अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अवकाश अनिवार्य कर दिया गया। तो लैंसडाउन के समय ऐसा कारखाना अधिनियम द्वितीय जो 1891 में पारित होता है, तो इसे नोट कर देंगे बढ़िया तरीके से। मित्रों, 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं 1892 ईस्वी का, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। 1892 ईस्वी का भारतीय कौन सा होगा सर जी? 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, कौन से अधिनियम की बात है? जो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम पारित किया गया, ये भी आप नोट कर देंगे, अधिनियम पारित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, ये भी किया गया। तो 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम कब प्रारंभ किया गया और यह किसके समय? तो लैंसडाउन के समय पारित किया गया। पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार या आरंभ किया गया। इसमें क्या है सर जी? तो आप लिख देंगे पहली बार, कौन सी बार की बात है मेरे प्यारों? पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है, कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष, ये आप बता रहे होंगे निर्वाचन पद्धति, अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन पद्धति को क्या है भैया आरंभ किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और आपको जो है बताना होगा आरंभ किया गया, ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारों आता है तो आपको निश्चित तौर पर बता भी होगा। ठीक है, अब ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है आज की पहली बार अप्रत्यक्ष। देखो, एक तो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन,
मतलब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मत डालना, एक होता अप्रत्यक्ष, मतलब कि हमारी मत का प्रयोग कोई और करेगा। सर और कैसे करेगा? राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। तो मैं बात करूं राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली कैसी होगी? अप्रत्यक्ष होगी। ठीक है, निर्वाचन जो है उसमें क्या है कि हमने अपने मत का प्रयोग करा किसको? लोकसभा को, लोकसभा का जो सदस्य होता है उसको, और वो हमारी मत किसी तीसरे बंदे को देगा, तो उसे हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये लैंसडाउन के समय आया। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। भारतीय रियासतों की सेनाओं को संगठित किया गया और उन्हें साम्राज्य सेवा सेना का नाम दिया। जो भारत की जो रियासतों की जो सेना है, अब देखेंगे कि तो उस समय भारत में बहुत ऐसी रियासतें थी, ठीक है ना, और उनकी सेना थी, उन्हें सबको क्या कर दिया? एकत्रित कर दिया सभी को, ठीक है ना, और साम्राज्य वगैरह सेवा जो है सेना का उन्हें नाम दे दिया। तो ये किसके समय? लैंसडाउन के समय। तो आप बताएंगे सर जी भारतीय रियासतों की सेनाओं को संगठित किया गया। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो आप बता रहे होंगे भारतीय रियासतों की सेनाओं को। कौन सी रियासतों की बात है? तो आप निश्चित लिख रहे होंगे सर जी भारतीय रियासतों की, इस तरीके से बता देना भारतीय रियासतों की सेनाओं को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, भारतीय रियासतों की सेनाओं को संगठित किया गया, मतलब एकत्रित, संगठित कर दिया गया, संगठित किया गया, इस तरीके से आपको बताना है और आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे किया गया। तो भारत की जो रियासतें हैं उनकी सेनाओं को और उन्हें साम्राज्य सेवा सेना का नाम दिया गया, ठीक है ना, संगठित किया गया। और मैं बात करूं और उन्हें, ठीक है ना, और उन्हें एकत्रित करके साम्राज्य, ठीक है ना, सेवा सेना, साम्राज्य इस तरीके से बता देंगे सेवा सेना नाम दिया गया और उन्हें साम्राज्य सेवा नाम दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, नाम दिया गया, आएगा क्वेश्चन तो आप भी निश्चित तौर पर बता रहे होंगे दिया गया। चलो जी, तो भारतीय रियासतों की सेनाओं को संगठित किया गया और उन्हें साम्राज्य सेवा सेना नाम दिया गया। ये बात आपको नोट कर देनी है। गुरुजी सुबह की राम राम, सभी की स्वीकार होगी। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आप करते चलेंगे बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन पूछा जाता है लैंसडाउन के समय मेरे प्यारो एक मार्टिनर डूरंड आयोग है और उसी के द्वारा मैं बात करूं भारत और अफगानिस्तान के मध्य है डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया। और आज मैं उस डूरंड लाइन की यदि मैं बात करूं तो वो भारत और नेपाल के मध्य है, माफी चाहूंगा, भारत उसके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण कर रही है। तो मेरे मुंह से निकल गई, इसके लिए माफी चाहूंगा, नेपाल। तो आपको बताना है लैंसडाउन के समय मार्टिमर डूरंड आयोग द्वारा मेरे प्यारों किसके, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। लैंसडाउन की समय की बात होगी मेरे प्यारों, गवर्नर जनरली तो है लैंसडाउन के समय इस तरीके, और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। लैंसडाउन के समय मार्टिनर, ऐसे करेंगे, कौन सा होगा सर जी? मार्टिनर डूरंड आयोग द्वारा। कौन सा? मार्टिनर डूरंड आयोग। ये आप बता देना कौन सा आयोग होगा? मार्टिनर डूरंड आयोग द्वारा, ठीक है। लैंसडाउन के समय मार्टिनर डूरंड आयोग द्वारा 1893 ईस्वी में मेरे प्यारों, 1893 ईस्वी में ब्रिटिश भारत, कौन सी भारत की बात है मेरे प्यारों? ब्रिटिश भारत जी वह अफगानिस्तान के मध्य है। वह किसके मध्य की बात होगी? तो आप बता देंगे सर जी वह अफगानिस्तान, ये आप कर देंगे। ब्रिटिश भारत व अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया। मध्य किसकी बात होगी सर, हम बताएं? हाँ, सीमा का निर्धारण किया गया, ये आपको बता देना है। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सीमा का निर्धारण किया गया। अब मैं एक और बात करूं आपसे, सीमा का नाम क्या होगा? डूरंड लाइन। आपने पढ़ा भी होगा,
ठीक है, तो मैं बात करूं डूरंड लाइन या डूरंड रेखा किन दो देशों की, आज की वर्तमान की यदि मैं करंट की बात करूं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मध्य सीमा का निर्धारण करती है। लेकिन उस समय तो भाई साहब पाकिस्तान का गठन नहीं हुआ था, वो तो 14 अगस्त 1947 को हुआ। तो आप बता रहे होंगे डूरंड रेखा आज, यदि आज हमसे पूछी जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आप नाम दे देंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार भारत आगमन, मित्रों किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार भारत में आगमन किसके समय हुआ था, लैंसडाउन के समय हुआ था। यह भी पॉइंट आपको लिख देना है। प्रिंस सर जी किसकी बात होगी, प्रेस लिख दिया मैंने, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये भी आप बता देना सर जी, प्रिंस ऑफ वेल्स का, प्रिंस ऑफ वेल्स का, ठीक है ना। प्रिंस ऑफ किसकी बात है सर, वेल्स का दूसरी बार, प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार भारत आगमन, कौन सी बार तुम्हें बात करूं सर जी, दूसरी बार भारत आगमन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार भारत आगमन, ठीक है ना, आगमन भारत आ रहा है, भारत आगमन, ठीक है ना, लैंसडाउन के समय हुआ था, किसके समय, तो आप बता रहे होंगे सर लैंसडाउन के समय, लैंसडाउन के समय हुआ था। चलो जी, ये भी पॉइंट हमसे पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार भारत आगमन लैंसडाउन के समय हुआ था। चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए, आगे होंगे। चलो और यहीं तक मैं एक और बात करूं, एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट, एक एक्ट और इनके समय आया है। यदि मैं बात करूं एज ऑफ, इस तरीके से लिख देना है कॉन्स, ठीक है ना, कॉन्सेंट एक्ट, इस तरीके से कर देंगे। कौन सी सेंट की बात है, कॉन्सेंट एक्ट, और ये एक्ट क्या होगा 1891 में पारित होता है। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किसके समय, तो लैंसडाउन के समय, जिसमें भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी, ठीक है ना। तो आप बता देंगे इसके द्वारा भारत में, यदि मैं बात करूं इस एक्ट के द्वारा भारत में, ठीक है, किसकी बात है मेरे प्यारों, भारत में लड़कियों के विवाह की आयु, ठीक है, लड़कियों के विवाह की आयु, इस तरीके से आपको बताना है। लड़कियों के विवाह, लड़कियों, भारत में लड़कियों के विवाह की आयु की क्या होगा सर जी, आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष से, तो आप बता रहे होंगे सर जी 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। 10 वर्ष से बढ़ाकर कितने, 12 वर्ष कर दी गई, 12 वर्ष कर दी गई, इस तरीके से आपको लिख देना है, कर दी गई। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, भारत में लड़कियों के विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। ना है या भल्ला हूं, ठंडा वाला है ना। चलो भाई, ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया। और इसी के साथ अगला, लॉर्ड एलिग्न द्वितीय गद्दी पर बैठेगा, ठीक है, मतलब कि भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया है। एलिग्न ऐसे करेंगे, कौन से एलिग्न की बात होगी, तो लॉर्ड एलिग्न सेकंड, इस तरीके से आप बता देना। और 1894 से लेकर 1899 तक ये गद्दी पर बैठता है। मैं बात करूं कब की सर, 1894 से, इस तरीके से आपको बताना है। और होगा सर जी 1899 ईस्वी तक, 1894 से 1899 तक एलिग्न द्वितीय गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स कौन थी सर जी, राजकुमार था ब्रिटेन का, ठीक है, ब्रिटेन का राजकुमार था। ये अब आएंगे मित्रों। छोटा नागपुर में मुंडाओं का विद्रोह, आपने पढ़ा होगा छोटा नागपुर कहां पड़ता है, तो झारखंड में पड़ता है। छोटा नागपुर में मुंडाओं का विद्रोह एलिग्न द्वितीय के समय हुआ था। यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप बता रहे होंगे सर जी छोटा नागपुर में, इस तरीके से लिख देना है, छोटा नागपुर में
मुंडाओं का विद्रोह। किसकी बात होगी मेरे प्यारो? तो आप बता रहे होंगे मुंडाओं का विद्रोह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। छोटा नागपुर में मुंडाओं का विद्रोह किसके समय हुआ था? विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था। ये आपको लिख देना है, इन्हीं के समय हुआ था। ये भी अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा कि छोटा नागपुर में मुंडाओं का विद्रोह, जो मुंडा जनजाति है, किसके समय? किस गवर्नर एलिंगन द्वितीय के समय, इसी के समय में हुआ था। ये भी आपको पॉइंट लिख देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप बता रहे होंगे। छोटा नागपुर में मुंडाओं का विद्रोह, हाँ झारखंड गुरुजी, झारखंड, बहुत बढ़िया। तो आप बताएंगे किसका? तो एलिंगन द्वितीय के समय मेरे प्यारो इस छोटे नागपुर में मुंडाओं का विद्रोह हो गया। मित्रों, एलिंगन द्वितीय ने एक कथन कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और बता देना है, यदि मैं बात करूं कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है, तलवार के विजित माने जीतना, भारत को इस तरीके से लिख रहे होंगे सर जी, भारत को तलवार के बल पर, मेरे प्यारो तलवार के बल पर, ये आपको नोट कर देना है, तलवार के बल पर विजित किया गया, विजित माने जीता गया है, तो ये पॉइंट लिख देना है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है, इस तरीके से लिख देना, किया गया है तलवार के बल पर ही। ऐसे लिखेंगे सर जी, किसके बल की बात होगी? तो तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, तलवार के बल पर ही, ठीक है ना, बल पर ही रक्षा की जाएगी। रक्षा क्या होगा सर जी? की जाएगी। अपने में आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप बता भी रहे होंगे। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ठीक है ना, कथन एलिंगन द्वितीय ने कहा था। यह कथन मेरे प्यारो, यह कथन यदि मैं बात करूं किसका होगा तो आप बता रहे होंगे यह कथन एलिंगन द्वितीय का है। किसका है? एलिंगन द्वितीय, वो द्वितीय जो 1894 से लेकर 1899 तक गद्दी पर बैठा है। मैं बात करूं भारतीय सेना का एकीकरण करने के लिए संपूर्ण भारत की सेना के लिए एक सेनापति की नियुक्ति की गई। मतलब कि संपूर्ण भारत की जितनी भरवी सेना है सबका एकीकरण करने के लिए एक सेनापति की नियुक्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट इसके समय यदि मैं बात करूं भारतीय सेना का एकीकरण करने के लिए कौन सी सेना की बात होगी मेरे प्यारो? तो आप बता रहे होंगे सर जी भारतीय सेना का, इस तरीके से लिख देना है, भारतीय सेना का एकीकरण, कौन सी करण की बात है तो आप बता देना सर जी भारतीय सेना का एकीकरण करने के लिए, संपूर्ण भारत के लिए भारतीय सेना का एकीकरण करने के लिए, एकीकरण करने के लिए यदि मैं बात करूं किसकी? तो भारतीय सेना का एकीकरण करने के लिए संपूर्ण भारत के लिए, मतलब कि संपूर्ण टोटल जितना भर भी भारत है तो आप बता देंगे सर जी संपूर्ण भारत के लिए एक ही सेनापति की नियुक्ति की गई। संपूर्ण भारत के या संपूर्ण भारत की, भारतीय सेना का एकीकरण करने के लिए, संपूर्ण भारत के लिए, एकीकरण करने के लिए संपूर्ण भारत के लिए, ठीक है ना, संपूर्ण भारत के लिए एक ही सेनापति की, एक ही यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी? एक ही सेनापति की नियुक्ति, एक ही सेनापति की क्या होगा सर जी? नियुक्ति की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, नियुक्ति की गई। ये क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब हमें दे पाएंगे, ठीक है। चलो भाई, यहां तक पॉइंट कंप्लीट हो गए सभी के, बहुत बढ़िया। चलो इसी के साथ आता है कर्जन। अगला जो गवर्नर जनरल होगा उसका नाम होगा लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन की यदि मैं बात करूं
तो ये 1899 से लेकर 1905 तक गद्दी पर बैठता है। सर जी 1899 से 1905 तक। जॉर्ज नेथानियल कर्जन इसका पूरा नाम था। यदि मैं बात करूं पूरे नाम की तो आपको बता देना है सर जी पूरा नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा यदि हमसे पूछा जाएगा पूरा नाम जॉर्ज नेथानियल, ऐसे कर देना है किसकी बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी जॉर्ज नेथानियल। ये आपको बताना है कौन सा जॉर्ज नेथानियल कर्जन इसका पूरा नाम था। ठीक है, ये क्या था सर जी पूरा जॉर्ज नेथानियल कर्जन, ये भी आप बता देना जॉर्ज नेथानियल कर्जन इनका क्या होगा पूरा नाम था। कर्जन की बात है ना, ये पूछा जाता है। सबसे अधिक अलोकप्रिय व प्रतिक्रियावादी वायसराय था। जितने भर भी भारत में वायसराय आए सबसे ज्यादा अलोकप्रिय, ये एक अलोकप्रिय एवं प्रतिक्रियावादी वायसराय था। तो ये आप बताएंगे। मैं यदि बात करूं सबसे अधिक अलोकप्रिय, ठीक है ना, तो ये आपको पॉइंट लिख देना है सर जी। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सबसे अधिक अलोकप्रिय कैसा होगा, तो सबसे अधिक सर जी अलोकप्रिय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आए तो आप बताएंगे सबसे अधिक अलोकप्रिय व प्रतिक्रियावादी। यदि मैं बात करूं कौन सा तो आप बता रहे होंगे व प्रतिक्रियावादी वायसराय था। व प्रतिक्रियावादी क्या होगा तो मेरे प्यारों आप बता रहे होंगे वायसराय था। क्या था वायसराय था, जिसका नाम यदि हमसे पूछा जाएगा तो आप कर्जन बता रहे होंगे, लॉर्ड कर्जन पूछा जाता। द प्रॉब्लम ऑफ द फोर ईस्ट नामक पुस्तक भी लिखी लेकिन पूछी न जाती। सर जी सेनापति का नाम क्या था, अरे भैया अभी नियुक्ति की जा रही है, सेनापति का नाम नहीं दिया। ठीक है चलो, जॉर्ज नेथानियल कर्जन गुरुजी बहुत बढ़िया आपने बताया। मैं बात करूं इनकी 1901 में भारत में प्रथम धर्म आधारित जनगणना या जातिगत जनगणना 1901 में इनके समय हुई थी। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। यदि मैं बात करूं सर जी पहली बार भारत में, या मैं बात करूं 1901 में भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कराई थी, तो आप लिख देना है किसकी बात होगी 1901 में। 1901 की बात होगी। 1901 में भारत में मेरे प्यारों किसकी बात है तो भारत में प्रथम जातिगत जनगणना 1901 में भारत में, इस तरीके से लिख देना है भारत में प्रथम, भारत में क्या होगा सर जी भारत में प्रथम जातिगत या जातिगण, ठीक है ना, जातिगत जनगणना कौन सी होगी सर जी जातिगत जनगणना कराई थी। ये अपने में जातिगत जनगणना कराई थी। किसने कराई थी तो आप यहां पर लिख क्यों ना रहे सर जी, नाम होगा मेरे प्यारों कर्जन का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कराई थी। आता है क्वेश्चन 1901 में कृषि के विकास के लिए कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई। कृषि के विकास के लिए एक कृषि इंस्पेक्टर होगा, उसकी नियुक्ति ठीक है ना कराई थी, मतलब नियुक्ति हुई कर्जन के समय। तो 1901 की बात होगी, कौन सी वर्ष की बात है तो आप बता रहे होंगे 1901 ईस्वी में कृषि के विकास के लिए मेरे प्यारों। यदि मैं बात करूं किसके तो आप यहां पर लिख क्यों ना देते सर जी कृषि के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए ऐसे लिख देना है। आएगा क्वेश्चन तो 1901 ईस्वी में कृषि के विकास के लिए कृषि इंस्पेक्टर जनरल की, कौन से इंस्पेक्टर की बात होगी सर जी कृषि इंस्पेक्टर, ऐसे बता रहे होंगे कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति, कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति इनके समय होती है। नियुक्ति भी आप बता देंगे नियुक्ति, ठीक है ना, किसके समय तो आप यहां पर लिख रहे होंगे भैया वो होती है 1901 में कर्जन के समय। पूछा जाएगा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ये तो मैंने लिखवाए भी होंगे जब अधिनियम वगैरह आए थे। तो 1904 में इनके समय की बात होगी। 1904 ईस्वी में
ये लिख देना 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। कौन से अधिनियम की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी भारतीय विश्वविद्यालय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये भी आपको बता देना कौन से अधिनियम की बात है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का निर्माण या अधिनियम पारित इनके समय, ठीक है ना। अधिनियम पारित किसके समय, तो करजन के समय की ये बात होगी। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून का निर्माण एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की गई थी। चलो यदि मैं बात करूं 1904 में प्राचीन 1904 ईस्वी की बात होगी मेरे प्यारो। 1904 ईस्वी में ये आपको बता देना है कौन सी वर्ष की बात है। 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून का निर्माण। 1904 ईस्वी में प्राचीन, ये आप बता रहे होंगे प्राचीन स्मारक, कौन सी स्मारक की बात है सर जी, प्राचीन स्मारक संरक्षण, ठीक है ना। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून, इस तरीके से लिख देंगे कौन सा कानून होगा तो आप बता रहे होंगे 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून का निर्माण। कानून का क्या होगा सर जी, निर्माण व पुरातत्व, ऐसे लिख देंगे सर जी। कानून का क्या होगा तो मेरे प्यारो निर्माण व यदि मैं बात करूं पुरातत्व विभाग की स्थापना। कौन सी विभाग की बात होगी सर जी, तो आप बता रहे होंगे पुरातत्व विभाग की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय होती है, करजन के समय। और पुरातत्व जो विभाग का प्रथम महानिदेशक, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। पुरातत्व विभाग का प्रथम महानिदेशक आप बता रहे होंगे सर जॉन मार्शल था सर जी। प्रथम महानिदेशक की बात होगी तो सर जॉन मार्शल, इस तरीके से आपको लिख देना है सर जॉन मार्शल। ये आपको बता देने कौन से मार्शल जी होंगे, सर जॉन मार्शल। तो क्वेश्चन गुरुजी आप अच्छे पेन के ऐसे भी चलाओ पर राइटिंग बहुत बढ़िया आ रही है आप। अच्छा अच्छा पेन कैसी चलाऊं, अच्छा। तो ये प्रथम महानिदेशक की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी वो होंगे आपके सर जॉन मार्शल। तो एक क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और जब पूछे जा रहे होंगे तो हम भी निश्चित तौर पर जवाब दे रहे होंगे। मित्रों 1899 में एक इंडियन करेंसी अधिनियम पारित किया गया इनके समय, ठीक है ना। इतना काम अच्छा करवाए फिर भी अलोकप्रिय कैसे हो गया, बंगाल का विभाजन कर दिया, देश में फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया है, इसलिए अलोकप्रिय ये गवर्नर जनरल था, ठीक है। चलो दूसरी बात, तो 1899 में भारतीय करेंसी अधिनियम पारित किया गया। कौन से अधिनियम की बात है, तो भारतीय करेंसी अधिनियम। और मैं बात करूं तो भारत में जो पौंड मुद्रा है, ठीक है ना, जो ब्रिटेन की है, उस मुद्रा का प्रचलन कर दिया और 1 पाउंड बराबर 15 रुपये के बराबर उस समय था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और बता रहे होंगे 1899 ईस्वी में इंडियन करेंसी अधिनियम। तो आप बताएंगे सर 1899 ईस्वी की बात होगी, 1899 ईस्वी में, ठीक है ना, इंडियन करेंसी अधिनियम। कौन से अधिनियम की बात होगी मेरे प्यारो, इंडियन करेंसी, ये आपको बता देना है कौन सा इंडियन करेंसी अधिनियम पारित किया गया। कौन से अधिनियम की बात होगी, तो इंडियन करेंसी अधिनियम पारित किया गया कौन सी वर्ष, तो आप यहां पर निश्चित तौर पर सर जी जवाब दे देंगे पारित किया गया। तो मैं बात करूं सर जी वो होगा आपका गवर्नर जनरल करजन के समय, ठीक है। और इसमें क्या होता है भैया, पौंड को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया गया, अधिनियम पारित किया गया। ये आप लिख देंगे पौंड को, इस तरीके से बता रहे होंगे सर जी, पौंड को भारत की, किसकी बात होगी सर जी, पौंड को भारत की, ठीक है ना, कानूनी मुद्रा। कैसी कानूनी, ठीक है ना, पौंड को भारत की कानूनी मुद्रा, कौन सी मुद्रा की बात होगी, कानूनी, ठीक है ना, मुद्रा घोषित किया गया। ये आप बताएंगे, ठीक है ना, पौंड को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जब आए
तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे किया गया। और मैं बात करूं 1 पौंड बराबर, ठीक है ना, यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे सर जी 1 पौंड बराबर 15 रुपया के बराबर था। 15 रुपया, 1 पौंड की बात होगी और 1 पौंड बराबर 15 रुपये के बराबर था। चलो ये पॉइंट आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। 1905 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे बोर्ड की, ठीक है ना, वर्ष तो आप यहां पर निश्चित तौर पर सर्च देंगे आपका जनरल कर्जन की समय क्या होता, क्या लिख दिया यो ज्ञातव्य कोणती वर्ष। तो आप यहां पर ये कौन सी भाषा है अरविंद भैया। चलो यदि मैं बात करूं 1905 में कौन से वर्ष की बात है, 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा 1905 में कौन से बोर्ड की बात होगी सर, रेलवे बोर्ड का गठन, ये आपको बताना है। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। और मैं बात करूंगा सर जी कर्जन के समय सबसे ज्यादा रेलवे लाइन भी बिछाई गई थी। इसके समय सबसे ज्यादा रेल लाइन बिछाई गई थी, ये भी ठीक है ना। पौंड या स्वर्ण मुद्रा, पौंड मुद्रा ब्रिटेन में ना चलती, पौंड मुद्रा ब्रिटेन की करेंसी का नाम क्या है, पौंडी तो है, वो चला दी गई यहां पर, ठीक है। और उसे कानूनी तौर पर जो है मतलब मान्यता प्रदान भी की गई। चलो आगे 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक अधिनियम आया। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम के द्वारा मैं बात करूं रिपन के स्थानीय स्वशासन को कर्जन ने समाप्त कर दिया। जो स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, रिपन को। जो स्थानीय स्वशासन लेकर आए हैं उसे समाप्त कर दिया किसने, कर्जन ने। तो आप बताएंगे सर जी 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम पारित किया गया। ये आप बता देना सर कौन से वर्ष की बात होगी, तो 1899 में, 1899 ईस्वी में कलकत्ता में बात करूं किसकी बात होगी सर, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, ठीक है ना। कौन सा होगा, कॉरपोरेशन, ऐसे ही कर देना, कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन, ठीक है ना, कॉरपोरेशन ही होगा, ठीक है ना। कॉरपोरेशन अधिनियम, अधिनियम पारित किया, कॉरपोरेशन अधिनियम, ये वर्ष कौन सा होगा, 1899 में। तो आप बता देना सर जी क्या होगा, 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम पारित किया गया। मेरे प्यारों क्या किया गया, पारित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसमें, ठीक है, पारित किया गया। अब इसमें होता क्या है तो आप बता देंगे सर जी, इसमें कर्जन ने, इसमें यदि मैं बात करूं जो कर्जन है, लॉर्ड कर्जन जो है, इसमें कर्जन ने मेरे प्यारों रिपन के, ठीक है ना, और जो लॉर्ड रिपन जो था, रिपन के स्थानीय स्वशासन को, यदि मैं बात करूं कौन से स्वशासन की बात होगी, रिपन के स्थानीय स्वशासन को समाप्त कर दिया। रिपन के स्थानीय स्वशासन को, तो आप बता देंगे सर जी स्वशासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। आ रही है बात सुन में। चलो 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम समाप्त कर दिया, ठीक है ना। चलो जी किसने, तो आप बताएंगे सर जी कर्जन ने। कर्जन ही तो चल रहा है मित्रों। 1905 में बंगाल का विभाजन, इसी की तो देन है। 16 अक्टूबर नाम पढ़ा होगा, 1905 में बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्वी बंगाल, ठीक है ना, और बांग्लादेश को अलग कर दिया किसने, कर्जन ने। और जब बंगाल विभाजन चलेगा तब मैं अलग बता रहूंगा। तो आप बताएंगे सर जी 1905 ईस्वी की बात होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी इसके समय। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन, वे बंगाल का क्या कर दिया मेरे प्यारों, बंगाल का विभाजन, ये आपको नोट कर देना है सर जी। बंगाल का विभाजन वे आप बता रहे होंगे स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ। कौन से आंदोलन की बात है तो आप बताएंगे सर जी 1905 में जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है तो तुरंत स्वदेशी आंदोलन का आगाज होता है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ।
प्रारंभ कर देना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आते हैं आएंगे तो आप बताएं। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण मेरे प्यारो करजन के समय हुआ था। ये भी पॉइंट आप लिख देंगे। कलकत्ता में यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो आप क्यों ना लिख देते मेरे प्यारो कलकत्ता में सर जी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसकी बात होगी तो आप बता रहे होंगे कलकत्ता में विक्टोरिया, ठीक है सर जी, मेमोरियल इस तरीके से लिख देना है सर जी। तो आप बता रहे होंगे कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसकी बात होगी, हॉल का कंस्ट्रक्शन, हॉल का निर्माण मेरे प्यारो करजन के समय हुआ था। हॉल का निर्माण किसके समय हुआ था तो सर जी आप करजन के समय हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको बताना है करजन के समय में हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब देंगे। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फ्रेजर आयोग मित्रों, गुरुजी जब बंगाल का इन्होंने विभाजन किया करजन ने तो इसको तो लाठी मारनी चाहिए थी और मारनी चाहिए थी। अब भैया तब तुम थे ना होते तो मारते आप। चलो यदि मैं बात करूं 1902 ईस्वी में इनके समय फ्रेजर आयोग का गठन होता है। यदि मैं बात करूं कौन से आयोग की बात होगी मेरे प्यारों तो मैं बात कर रहा हूं फ्रेजर आयोग और ये 1902 ऐसे लिख देना है। फ्रेजर आयोग 1902 किससे संबंधित है 1902 यदि मैं बात करूं किससे, फ्रेजर आयोग 1902 किससे संबंधित है तो पुलिस सुधार से। सर जी किससे संबंधित होगा तो आप बता रहे होंगे बढ़िया तरीके से पुलिस सुधार से। कौन से सुधार की बात होगी मेरे प्यारो तो आप क्यों ना लिख देते सर जी पुलिस सुधार से। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेजर आयोग 1902 किससे संबंधित है पुलिस सुधार से और मैं बात करूं मित्रों गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे जो गांधी जी की राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले ने मैं बात करूं किसको करजन की जो तुलना औरंगजेब से की थी। ये क्वेश्चन अपने में बड़ा बेहतरीन है, औरंगजेब से की थी, ठीक है ना। चलो जी यदि मैं बात करूं नाम आप लिख देना गोपाल कृष्ण गोखले ने। इस तरीके से बता रहे होंगे कौन से कृष्ण की बात होगी मेरे प्यारो, मैं बात कर रहा हूं गोपाल कृष्ण गोखले की। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस तरीके से लिख देना है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है ना। करजन की जो तुलना है किसकी, करजन की जो तुलना इस तरीके से आप बता देना करजन की तुलना मेरे प्यारो किससे की थी तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन की तुलना तो आप बताएंगे औरंगजेब से की थी। किससे सर जी इस तरीके से आपको लिख देना है औरंगजेब से की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा औरंगजेब से की थी। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे इससे कर दी औरंगजेब से की थी। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जब पूछे जा रहे होंगे तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी हमें दे रहे होंगे। हाथ जोड़कर विनती है कि नोट्स आफ्टर क्लास जितना जल्दी हो अपलोड करा दिया करो। होती है ही क्लास तो बहुत जल्दी हो जाती है। चलो जी इसी के समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय मेरे प्यारो अगला जो गवर्नर जनरल होगा उसका नाम होगा लॉर्ड मिंटो। कौन से मिंटो की बात है, हम अंकी बिंदी भी लगा दें, अणे भी कर दें, आदि ने भी कर दें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात होगी और ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर सर जी 1910 तक गद्दी पर बैठेगा और नाम क्या होगा सर जी लॉर्ड मिंटो द्वितीय होगा, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक। 1906 में ढाका में इनके समय की बात होगी। एक मुस्लिम लीग किसके साथ, लॉर्ड मिंटो के, मतलब कि वो हार्डिंग आएगा आगे आएगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात होगी 1905 से 1910, वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा, ठीक है, अभी आएगा। इनके समय की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारों, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना यदि मैं बात करूं किसके समय हुई थी तो आप बता रहे होंगे मुस्लिम लीग
पार्टी की, मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना। ये आपको बताना है मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना। और यदि मैं बात करूं सर जी मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना कब होती है तो 1906 में, और कहां, ढाका में। ठीक है, संस्थापक की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी आगा खां व सलीमुल्लाह खां। ठीक है, मैं बात करूं कौन से खां होंगे, एक का नाम होगा आगा खां और एक का नाम क्या होगा सर जी, आगा खां व सलीम उल्लाह खां। ठीक है ना, सलीम उल्लाह खां, इस तरीके से आपको बता देना है, सलीम उल्लाह खां, आगा खां व सलीम उल्लाह खां। चलो, मुस्लिम लीग पार्टी की यदि मैं बात करूं तो मुस्लिम लीग पार्टी की, सर पीछे कीजिए, अच्छा मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना की बात होगी पीछे, तुम ये देख लो। ठीक है ना, किसके समय होती है, मिंटो के समय होती है। मेरे प्यारो 1919 ईस्वी में मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम भी आया। ठीक है ना, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम, ये आपको बता देना है कौन सी वर्ष की बात होगी, 1909 ईस्वी में। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम कौन सा, मिंटो मार्ले, ये आप बता रहे होंगे कौन सा, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम। कौन सी अधिनियम की बात होगी मेरे प्यारो, तो मैं बात कर रहा हूंगा मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम। कब पारित होता है तो 1909 ईस्वी में होता है, और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो आप लिख देंगे इसमें क्या होता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में तो मुसलमानों के लिए सर जी अलग निर्वाचन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए यदि मैं बात करूं अलग, जी सर, निर्वाचन की व्यवस्था, अलग निर्वाचन की व्यवस्था, इस तरीके से आपको बता देना है कौन से निर्वाचन की बात होगी, तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था। अब मित्रों एक और बात मैं आपको बताऊं, मुसलमान प्रतिनिधि के लिए मुसलमान ही मतदान करेंगे, तो इनका कोई टाइम निश्चित थोड़ी था, कोई 5 साल के लिए, कोई 6 साल के लिए, कोई टाइम निश्चित नहीं था। ठीक है, चलो तो आप बताएंगे सर जी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और एक और मैं आपको बताऊं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एक जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें मेरे प्यारों नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। ये आप बता देंगे, सत्येंद्र प्रसाद, ये नोट कर देना है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, नाम आपने पढ़ा होगा, कौन से प्रसाद जी होंगे सर जी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इस तरीके से आपको बताना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 ईस्वी में, ठीक है ना, 1909 ईस्वी में वायसराय की, मेरे प्यारों किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, ठीक है ना, परिषद में नियुक्त होने वाले, परिषद में यदि मैं बात करूं नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम क्या थे सर जी, नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे, ये आपको बता देना है। ठीक है, चलो तो यहां तक पॉइंट आपके कंप्लीट हुए होंगे, और यहां से हम कर रहे होंगे कल, और कल हमारे वायसराय हो जाएंगे समाप्त एकदम। फिर परसों आपकी क्लास हो रही होगी आपकी 1857 की क्रांति, तो इन्हें बढ़िया तरीके से आप करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे प्यारों मैं मुलाकात कर रहा हूँ कल, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।